नॉर्थ पार्क की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कुछ सदियों से साइंस की हर फील्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। हम इन इनोवेशंस को यूज़ करके अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा पाए हैं। ह्यूमंस कई सदियों से उड़ने के सपने देखा करते थे। लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सेंचुरी में हेलीकॉप्टर जैसे डायग्राम पेपर पे बनाए थे, मगर ह्यूमंस को अगले 400 साल लगे पहला एरोप्लेन बनाने में। राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एरोप्लेन 1903 में बनाया था। उसके बाद 66 ईयर्स बाद 1969 में हमने एक रॉकेट बना के चांद तक पहुंचा दिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी बन जाती है तो उसको यूज़ करके कम टाइम में हम नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर लेते हैं। फिर इस नई टेक्नोलॉजी से और नई टेक्नोलॉजीज हम और कम टाइम में डिस्कवर कर लेते हैं। मतलब इनोवेशन करने की स्पीड लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। इसी फिनोमेना को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी हम सबकी लाइफ को एक दिन अफेक्ट करने वाली है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सिंगुलैरिटी शब्द मैथ से लिया गया है। मैथ्स के इस फंक्शन fx इक्वल्स 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इस फंक्शन की वैल्यू x के 0 होने पे डिफाइंड नहीं रहती। हमें नहीं पता कि x इक्वल्स 0 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, और इसी पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। उसी तरह एक ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि क्लासिकल फिजिक्स के काफ़ी लॉज वहाँ फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर से कोई भी चीज़, इवन लाइट भी पास नहीं हो सकती। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या होता है, इसलिए उस पॉइंट को भी हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। पायनियर कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉन नॉयमैन के दिए हुए आर्किटेक्चर पे ही मॉडर्न कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। वॉन नॉयमैन ने ऑब्जर्व किया था कि जिस तरह टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाएगी कि उसके बाद ह्यूमैनिटी वैसी नहीं रहेगी जैसा कि हम आज जानते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक ऐसा दिन होगा जिसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी से होगी कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर उसके बाद प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूर ने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि हर 2 साल में आईसी पे लगे ट्रांजिस्टर्स डबल होते जा रहे हैं, जिसे आज हम मूर्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि वक्त के साथ कंप्यूटेशनल पावर बढ़ती जा रही है और चिप्स का साइज छोटा होता जा रहा है। लगातार बढ़ती कंप्यूटेशनल पावर हमें हिंट देती है कि एक दिन ये सिंगुलैरिटी ज़रूर आएगी, मगर क्वेश्चन ये है कि वो कब तक आएगी। 1996 में उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे गैरी कैस्पेरोव को डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने चेस में हरा दिया था। मगर एक एंशिएंट चाइनीज़ गेम जिसका नाम गो है, वो चेस के कंपैरिजन में कई गुना मुश्किल है। गो में 10⁻107 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। ये नंबर यूनिवर्स में मौजूद सारे एटम से भी ज़्यादा है। 2017 में अल्फ़ागो नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने यह गेम खेलना चालू किया। अल्फ़ागो ऑनलाइन खेले हुए लाखों गेम्स को एनालाइज करके एक अबव एवरेज गेम प्लेयर बन गया। फिर कुछ ही दिन में अल्फ़ागो ने अपने आप से ही गेम खेलना चालू कर दिया, क्योंकि वो खुद से ही सैकड़ों गेम खेल सकता था जो ऑनलाइन मौजूद नहीं थे। उसने कुछ ही दिन में गो गेम के ग्रैंड चैंपियन ली सेडोल को उनके ही गेम में हरा दिया। अल्फ़ागो का नेक्स्ट वर्जन अल्फ़ा ज़ीरो था, जिसने ऑनलाइन गेम से सीखने की जगह सीधा अपने आप से ही गेम खेलना चालू किया, और फिर उसको केवल 3 दिन लगे अपने पिछले वर्जन अल्फ़ागो को हराने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक स्लो स्टार्ट करता है, बट उसकी लर्निंग ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। अल्फ़ागो एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स इस नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ करके आपको वही पोस्ट या वीडियोस दिखाती है तो आप देखना चाहते हैं। उसी तरह ई-कॉमर्स कंपनीज अपने रिकमेंडेशन इंजन से आपको वही प्रोडक्ट दिखाती हैं जो आप खरीद सकते हैं। मगर टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI की वजह से आएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक दिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस को कई गुना पीछे छोड़ देगी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा सेट होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम पहले रैंडम मूव्स से स्टार्ट करता है, फिर कुछ रैंडम मूव्स में उसे नेगेटिव फीडबैक या फिर पॉजिटिव फीडबैक यानी रिवॉर्ड्स मिलता है। अगली बार सिस्टम रिवॉर्ड पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता जाता है।
और नेगेटिव मूव्स की प्रोबेबिलिटी कम करता जाता है। इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। फ्यूचर में हमारे पास इनफ डेटा और कंप्यूटेशनल पावर होगी एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाने के लिए। एक बार AGI बन गई तो वो इतनी स्पीड से सारे इनोवेशन कर लेगी कि ह्यूमंस उसको कभी मैच नहीं कर पाएंगे। जिस तरह एप से इवॉल्व होके आज हम ह्यूमंस की ज़िंदगी में एप्स का कोई रोल नहीं होता, हम उनसे नफरत नहीं करते, लेकिन कल को जंगल को काट के अगर हमें कुछ डेवलपमेंट करनी हो तो हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उसी तरह शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम ह्यूमंस को साइडलाइन कर दे। इस डिस्टोपियन फ्यूचर के अलावा सिंगुलैरिटी का एक और फ्यूचर हो सकता है। फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट और फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़वेल कई दशकों से पास डेटा को यूज़ करके मैथमेटिकल मॉडल से फ्यूचर प्रिडिक्शन करते आए हैं। उनकी प्रिडिक्शंस आज तक 86% तक सही रही हैं। 1999 में उनकी बुक द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हम कब और कैसे सिंगुलैरिटी को क्रॉस करेंगे। रे की प्रिडिक्शंस है कि 2029 में कंप्यूटर्स ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, एक मशीन और एक ह्यूमन। थर्ड प्लेयर एक ह्यूमन इंटेरोगेटर होता है जो तीसरे रूम से पहले दोनों प्लेयर से क्वेश्चन पूछ के ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उन दोनों में से कौन सी मशीन है और कौन सा इंसान है। अगर एक स्मार्ट इंटरोगेटर एक सफिशिएंट टाइम के बाद भी ये नहीं पता लगा पाता कि कौन मशीन है और कौन ह्यूमन, तो हम कह सकते हैं कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है, मतलब कि ये मशीन कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस का कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं होता, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप बस विश्वास करते हैं कि सारे ह्यूमंस कॉन्शियस हैं। उसी तरह से जब आप एक मशीन से बात करके ये नहीं पता लगा सकते कि वो ह्यूमन है या मशीन, तो वो मशीन आपको एक जीता जागता इंसान ही लगेगी। रे ने अगली प्रिडिक्शन की कि हम 2030s में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने नियोकॉर्टेक्स से क्लाउड को कनेक्ट कर देंगे। एक बार हमने अपने ब्रेन को क्लाउड से कनेक्ट कर दिया तो स्मार्टफोन्स यूजलेस हो जाएंगे। हम आज जो कुछ एक स्मार्टफोन से कर सकते हैं वो हम ब्रेन से डायरेक्टली कर सकेंगे। ऐसा करने पे आपके ब्रेन में नए फीचर्स डेवलप होंगे जिसको आज सोच पाना मुश्किल है। आज कई कंपनीज और रिसर्च लैब्स ऑलरेडी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे काम कर रही हैं। अगर आपने न्यूरालिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए। 2 मिलियन साल पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से हमारे ब्रेन के नियोकॉर्टेक्स का साइज बढ़ना चालू हुआ था, जिसने हमें बाकी मैमल से अलग बनाया। तब हमने लैंग्वेजेस, आर्ट और म्यूज़िक की खोज की। लास्ट टाइम नियोकॉर्टेक्स का साइज हमारे सर की लिमिटेड स्पेस की वजह से सीमित रह गया था। इस टाइम नियोकॉर्टेक्स को वायरलेसली क्लाउड से कनेक्ट करने की वजह से ये फिजिकल लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी और हमारा नियोकॉर्टेक्स एक्सपोनेंशियली ग्रो होता रहेगा। रे के मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ 2045 तक बिलियन टाइम्स बढ़ जाएंगी। हम इंटेलिजेंस की हर सीमा को पार कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।